कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हो गया आपका हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था आपको सुबह लाइव क्लास में कि ये हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम है। ये सामान्य हिंदी नहीं है, थोड़ा-सा शब्दों की क्लिष्टता तो रहेगी और बिल्कुल इस एग्ज़ाम में भी ऐसा देखने को मिला है। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, एक-एक क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊँगा, तो आप बड़े धैर्य के साथ इस कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लें और अपने आंसर जो आपने परीक्षा में करके आए हैं, उसका मिलान कर लीजिएगा। 2 भागों में करेंगे अपन इसका पहले भाग में इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो करेंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके करते शुरू। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो जिसने अपनी सुबह वाली जो मॉर्निंग वाली जो लाइव क्लास जिसने अटेंड करी है, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस उस क्लास में से आए हैं जो 6:30 बजे शुरू हुई थी। और आगे भी इसी प्रकार की अपनी क्लासें रहने वाली है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारी। तो आप लोग अटेंड करिएगा अगर आप टॉप नंबर लाना चाहते हैं 100 में से 100। तो पहले प्रश्न का सही जवाब रहेगा बच्चों चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में से कार्नेल का गीत और स्कंदगुप्त नाटक में से देवसेना का गीत लिया हुआ है। ये और बाकी ये सारे प्रसाद जी के नाटक हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ढेले चुन लो लघु निबंध में किस मान्यता पर करारी चोट की गई है? तो ढेले चुन लो में बच्चों ऑप्शन इसका ब रहेगा। धर्म के प्रति जो अंधविश्वास रहे हैं, है ना, हमारे धार्मिक जो अंधविश्वास, क्योंकि लिखा है ना कि वैदिक काल में ढीले चुनने पर जो संतान होने वाली होती थी, उस संतान की भावी संतान कैसी होगी उसकी भविष्यवाणी की जाती थी। तो इससे ये एक प्रकार से अंधविश्वास प्रकट होता है। तो राइट आंसर रहेगा ब। तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? सारे के सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ना, जो बच्चे लाइव क्लास में थे उनको पता होगा। ये प्रश्न जो है वो अपनी सुबह वाली लाइव क्लास में आया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा सारे प्रश्न इसी में से हैं। तो राइट आंसर इसका है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में से लिया गया रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक महाकाव्य है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटक का प्राण क्या है? देखो, प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा क्या पूछा है कि नाटक के में सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका किसकी होती है? तो वो होती है संवाद की। यहाँ पे या हम ये कह सकते हैं कि संवाद जो है वो एक प्रकार से नाटक का प्राण होता है, नाटक का प्राण कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका अ। पांचवा प्रश्न है कि मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति कहानी कौन सी है? बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन है, बिस्कोर की माटी, संबदिया, चार हाथ और दूसरा देवदास। इसमें से संबदिया जो है ये मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति कहानी है, क्योंकि संबदिया कहानी में जो बड़ी बहुरिया उसकी दयनीय हालत का वर्णन किया है लेखक ने। साथ साथ जब हरगोविंद बहुरिया बड़ी बहुरिया के मायके में संदेश लेकर के जाता है, तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ, फिर संबदिया को वापस बड़ी बहुरिया के पास लौटना, वहाँ आकर के उसका जिस तरीके से जो हालत होती है, तो ये एक प्रकार से पहली जो रचना जो है वो मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखो छठा प्रश्न देखेंगे हम। छठा प्रश्न जो है बच्चों, छठा प्रश्न जो है इसमें है कि कूटज का पौरुष व्यंजक नाम कौन सा है? पौरुष व्यंजक नाम से तात्पर्य है बच्चों जो जो पुरुषत्व का बोध कराता है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन ब और ऑप्शन स, ये दोनों इसके राइट आंसर है। पहाड़ फोड़ भी है पौरुष व्यंजक है और पाताल भेद भी पौरुष व्यंजक है। तो इसमें आपको दोनों आपके राइट माने जाएंगे। अगर किसी ने ब किया तो भी राइट है और इसका स किया है तब भी वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी शाखा के कवि है? सुबह की जो क्लास मैंने ना एक आपको इस तरीके से डायग्राम बना के बताया था कि जैसे भक्ति काल होता है, भक्ति काल की दो शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की दो शाखा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस तरीके से निर्गुण की दो शाखा है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो इस तरीके से जो प्रेम मार्गी शाखा है, इस प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो राइट आंसर रहेगा सूफी प्रेम मार्गी शाखा। आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने लिखा था? बच्चों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये आचार्य शुक्ल साहब की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरोज स्मृति गीत है। तो बच्चों सरोज स्मृति गीत एक शोक गीत है। हमने अच्छी तरह से किया था क्योंकि सरोज की मृत्यु के अवसर पर निराला जी के द्वारा जो है ये गीत जो है वो लिखा है। गीत तो नहीं कह सकते, अपने भाव उद्गार व्यक्त किए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी, नेहरू, यासर अराफात पाठ साहनी की किस रचना का अंश है। तो भीष्म साहनी की रचना थी बच्चों आज का अतीत, ये उनकी आत्मकथा है। ठीक है ना, आज का अतीत उनकी आत्मकथा है, तो इस आत्मकथा का अंश है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। बिस्कोर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। तो बच्चों ये जो बिस्कोहर की माटी पाठ की जो विषय वस्तु है वो एक प्रकार से ग्रामीण ग्रामीण जीवन शैली पर केंद्रित है, क्योंकि यहाँ पे कवि जो है ना पूरे ग्रामीण जो जीवन होता है उसके बारे में बताता है। जैसे कि लोग बीमार पड़ते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों से, जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं, दवाइयाँ उनके पास नहीं होती है। साथ ही साथ गाँव में लोग रहते कैसे हैं, जैसे कि माँ का बच्चे को दूध पिलाना, वैसी की वैसी घटना बत्तख के बच्चों के साथ जो प्यार था वो देखने को मिली। तालाब में जो जल उगता कमल उगता था, कमल की जल कुंभी, और वो सारी घटनाक्रम का जो वर्णन उसने किया है ना, पौधे, पेड़, जीव जंतु, वहाँ पाए जाने वाले सरीसृप, विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ, वो समस्त प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया है, तो इसलिए ग्रामीण जीवन शैली इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, प्रभास जोशी ने आम जनता को किससे जोड़ दिया है। तो बच्चों सही जवाब रहेगा प्रभास जोशी ने आम जनता को पर्यावरण सरोकारों से जोड़ दिया है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य कहलाता है। तो अब थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है। वैसे आप सभी को आता है कि काव्य में जहाँ शब्द से विचित्रता उत्पन्न की जाती है, सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थ से जहाँ वैचित्र्य उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। और जहाँ दोनों के माध्यम से वैचित्र्य उत्पन्न होता है वहाँ पर उभयालंकार होता है। उभयालंकार, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ उभयालंकार। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा शब्दों की क्लिष्टता इसमें जरूर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। देखो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने बताए थे, रात को बताया था ना आपको कि कुंडलिया यहाँ पे जो पहली पंक्ति का जो पहला चरण होता है, पहली पंक्ति का पहला चरण और अंतिम पंक्ति का पहला चरण एक जैसा होता है। इसी तरह जो पहली पंक्ति के जो दोहे की दो लाइनें होती है उसका जो अंतिम पंक्ति होती है वो वापस यहाँ की जो पहली पंक्ति होती है, तो एक प्रकार से कुंडली बनाता है, कुंडली, इसलिए इसे कुंडलिया कहते हैं। इसमें टोटल 6 चरण होते हैं, इसमें टोटल जो है वो 24 मात्राएं होती है। ये एक मात्रिक छंद है और इसमें टोटल 24 मात्राएं होती है, तो सही जवाब रहेगा 24 मात्राएं। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आनन रहित सकल रस भोगी। आनन का मतलब होता है बच्चों मुख, और रस भोगी का मतलब होता है रस का भोग करना। तो बिना मुख के रस का भोग करना यानी बिना कारण के कार्य का संपन्न होना। तो जहाँ बिना कारण के कार्य संपन्न होता है वहाँ पे बच्चों विभावना अलंकार होता है ना, विभावना अलंकार, तो इसमें विभावना अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखो पूछा है, रिक्त स्थान का उत्कर्ष करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है कि काव्य में रस का उत्कर्ष है ना, रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं, और जो रस को अपकर्ष करने वाले होते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कि एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जो है वो क्या कहलाता है। तो ये लेखन जो है बच्चों ये फीचर कहलाता है। और अगला प्रश्न है कि कविता के सुनने से कानों में कड़वापन उत्पन्न होने पर दोष होता है। तो जहाँ कड़वापन उत्पन्न होता है उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं ना, श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व मतलब कानों को जो कठोर लगता है, कानों को जो कड़वा लगता है, तो वहाँ पे श्रुति कटुत्व दोष होता है। तो ये हमने किया पहला, दूसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न से जो गद्यांश और इसके जो पद्यांश है वो हम नेक्स्ट भाग में करेंगे। इसके आगे वाले सारे प्रश्न जो है वो नेक्स्ट भाग में करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अपनी आगे जो क्लास रहेगी वो हिस्ट्री की रहेगी, पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, ज्योग्राफी की रहेगी, जिसका जैसे एग्जाम आएगा उसके हिसाब से। और साथ ही साथ हम आपको बोर्ड परीक्षा 2025 की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस सब का कंप्लीट रिवीजन हम कराने वाले हैं बच्चों। आपको कंप्लीट रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। टोटली आपका पूरा कोर्स आपको फ्री में कराएंगे और आपका पूरा रिवीजन कराएंगे। आपसे इतना निवेदन रहेगा, क्लास को आप लाइक ज़रूर करिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए। हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग लाइव क्लासें चलती है, आपको साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलती है, ठीक है। तो ये आप सब लोग जो है वो लगातार हमारे साथ बने रहें, इसी आशा और विश्वास के साथ थैंक यू, धन्यवाद।